पिछली क्लास में डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का डिस्कशन चल रहा था। क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे डिस्कस कर लिए थे या कुछ बचा था? नहीं, नॉन ऑपरेटिंग में करे थे। ऑनलाइन में बताइए मुझे, नैतिक, निमिषा या नंदनी, दिस डॉक्यूमेंट आई एम शेयरिंग विद यू, ये वाला डॉक्यूमेंट इज इट विजिबल? दिख रहा है स्क्रीन पर? यस सर। यस सर। पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कशन में हम लोग लेके चले थे। देखिए प्लीज, अब हो गया। If you have to say anything, just raise your hand, and then if I'll allow, then only you have to speak. Otherwise, not. Otherwise, it is going to disturb everything here. Productively हमें टाइम को यूज करना है। हमने पिछली क्लास में डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करी थी, वो एक्सपेंस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। और आपके पास एक शीट यहाँ पर, ये वाली शीट आपके सामने डिस्कस करी थी। आज आपके पास हार्ड कॉपी है उस शीट की, आगे भी है पीछे भी है, इसको डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमारी समझ में आएंगी। ठीक है, तो जो ऑनलाइन है उनके लिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ और ऑनलाइन में यहाँ पर शीट में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करी थी। हमने बोला डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में जाएंगे। फिर हमने डिस्कस किया इनडायरेक्ट एक्सपेंस का क्लासिफिकेशन करा, वो ऑपरेटिंग होते हैं। ऑपरेटिंग में भी सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस की बात करी थी। तो मुझे जरा ये बताइए कि पिछली क्लास में इस शीट का फर्स्ट पेज का डिस्कशन पूरा हो चुका था क्या? क्या हम एसेट्स पे चले आए थे? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ये लास्ट वाला पार्ट बचा था। हाँ, ये सर हमने वो कर लिया था, नॉन ऑपरेटिंग का लास्ट के पार्ट में। हम अप्रेंटिसशिप प्रीमियम तो कर चुके थे। हाँ, ये पार्ट इनडायरेक्ट। हाँ, ये कर चुके थे ना। अब हम एसेट्स वाले पार्ट पे चले आए यहाँ पर। ठीक है, वी आर हियर। हाँ, कोई बात नहीं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, चलो अंडरस्टैंड वन मोर कंसेप्ट। आपके पास एक क्वेश्चन आता है, वो जो मैंने पहले शीट दी थी वो भी आपके पास होनी चाहिए, उसका भी यूज करेंगे अभी हम। जो मैंने पहले शीट दी थी उसको भी आप क्या, हाँ, देयर इज अ शीट व्हिच कंटेन्स 8 पेजेस। देयर इज अ शीट व्हिच कंटेन 8 पेजेस और 10 पेजेस है। पिछली वाली शीट दी गई थी जो आपको 10 पेज वाली शीट है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो हमने यह था ना, हमने रेफरेंस उठाया था डायरेक्ट वाला और इनडायरेक्ट वाला, उसी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने। एसेट्स और लायबिलिटी को बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट किया जाता है पर्टिकुलर ऑर्डर में। अगर हम सबसे पहले लिक्विड एसेट्स को रखें, अच्छा ये बताइए मुझे, किस एसेट्स को लिक्विड एसेट्स बोलेंगे? कृष्ण, हाँ, क्या बोले कृष्णा? which can be converted into known amount of cash without any insignificant risk in change in their value, उसे कहते हैं हम लोग कैश। फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, कैश के बाद हम चले जाते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हो जाता है, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाते हैं, डेटर, बीआर, और धीरे करते 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 सबसे ज्यादा फिक्स एसेट्स जो होती है वो होती है गुडविल। किसी बिजनेस की सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाली चीज गुडविल होती है, क्योंकि गुडविल नहीं है तो बिजनेस खत्म है। सिमिलरली इफ आई गो टू लायबिलिटी साइड, सबसे ज्यादा क्विक लिक्विड लायबिलिटी जिसे बोलूं तो वो क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या होता है वो? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक में ओवरड्राफ्ट है, मतलब बैंक सबसे पहले, अगर आप बैंक में पैसा जमाएंगे, बैंक पहले अपना ओवरड्राफ्ट पूरा करेगा, फिर आपके अकाउंट में पैसे डालेगा। फिर हम बोले ट्रेड पेबल, फिर हम बोले नॉन करंट लायबिलिटीज। तो देखिए, अगर मैं एसेट्स को लिक्विड से नॉन करंट, करंट से नॉन करंट की तरफ शो करता हूं, उसे कहते हैं इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। क्या कहते हैं उसे? इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। और अगर मैं फ्लिप कर देता हूं, रिवर्स कर देता हूं, सबसे ऊपर नॉन करंट फिर नीचे करंट क्विक, तो उसे बोलते हैं इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो देयर इज अ टर्म, उसे लिखने की जरूरत नहीं, वो नोट्स में है वैसे। देयर इज अ टर्म मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो मार्शलिंग ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी का मतलब है अरेंजिंग एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटीज इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो ये जो आपके सामने जो डॉक्यूमेंट मैंने शेयर कर रखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो ये डॉक्यूमेंट जो शेयर करा हुआ, जरा देखिए कि सबसे ऊपर कैश है, और धीरे धीरे ये मैं एसेट्स की तरफ चल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, और फिर धीरे धीरे नीचे आ गए तो क्या दिख रहा है आपको? इंटेंजिबल एसेट्स, सबसे लास्ट में गुडविल दिख रहा है। ये कौन सा ऑर्डर है? इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है या इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस है? इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है। अगर मैं इसे फ्लिप कर दूं, क्या कर दूं, ऊपर कर दूं नॉन करंट और नीचे कर दूं करंट, तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? इन ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा वो? इन ऑर्डर ऑफ सबसे ज्यादा परमानेंट एसेट्स और सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट्स।
मोस्ट परमानेंट एसेट इज गुडविल, मोस्ट लिक्विड एसेट इज कैश। अगर तुम कैश से शुरू करते हो और गुडविल में खत्म करते हो तो वो होता है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। और फ्लिप कर दें, गुडविल से शुरू करते हो और कैश पे खत्म करते हो तो वो होता है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। उसी को कहते हैं मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसको मैं अभी किनारे रख रहा हूं, जरा पुराने वाले नोट्स को खोलें और देखें जरा उसको। पुराना नोट्स खोलिए जरा। दिखा रहा हूं एक मिनट के लिए, जरा रुकिए। जो पुराने हैंडआउट आपको दिए गए हैं वो उसको खोलिए जरा एक बार। स्क्रीन पर दिख रहा है अभी सबको? पेज नंबर खोल लीजिए। 8, पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 दिखा सभी को? पुराने वाले नोट्स, आई थिंक एवरीवन इज हैविंग अ कॉपी विद देम। पेज नंबर 8 खोल लीजिए। दिख रहा है? बैलेंस शीट summarize a statement of all the assets and liabilities prepared generally at the end of the financial year to show financial position of the business. All liabilities are put on left hand side and all the assets are put on the right hand side. Grouping and marshalling of assets and liabilities दो अलग अलग टर्म है। क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली आता है, व्हाट इज मेंट बाय ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, व्हाट इज मेंट बाय मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये क्वेश्चन आपके पास आता है। ग्रुपिंग का मतलब होता है एसेट्स और लायबिलिटी सिमिलर नेचर के एक साथ रखना। जैसे एक साल या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर कोई लायबिलिटी पे करनी तो करंट लायबिलिटी बोलेंगे, एक साल या उससे ज्यादा की तो नॉन करंट बोलेंगे। तो करंट को एक साथ रखते हैं, नॉन करंट को एक साथ रखते हैं, वो हो गया ग्रुपिंग। गॉट इट? टेंजिबल को अलग रखा, इंटेंजिबल को अलग रखा, उसको बोलते हैं ग्रुपिंग। मतलब सिमिलर नेचर की एसेट्स को, सिमिलर नेचर की लायबिलिटी को एक साथ प्रेजेंट करना वो ग्रुपिंग कहलाता है। ठीक है? ये आपके नोट्स कहाँ है बेटा? ये वाले आपके नोट्स कहाँ है? ये वाले क्यों? तो अगर ऐसा तकलीफ होती है तो वहीं रख के चले जाया करो, क्योंकि घर जाके पढ़ना नहीं है किसी को कुछ भी। नीचे मार्शलिंग अभी बताया आपको, ऑर्डर इन विच वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन इन द बैलेंस शीट। ठीक है? इधर इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो जो आपको डॉक्यूमेंट मैंने दूसरा वाला दिया है उसमें जो ऑर्डर शो किया गया वो है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है जी? अब इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का इसको छोड़ देंगे, अब उसी शीट पे दोबारा वापस आ जाते हैं। पुरानी पोस्ट पर उसी शीट पे दोबारा वापस आ जाइए। हाँ जी, दिख रहा है ये एसेट्स, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। करंट एसेट्स, इसके अंदर कैश इन हैंड आता है, इसके अंदर पेटी कैश मिला के आता है, इसके अंदर बैंक आता है, बैंक डेबिट आता है या कैश एट बैंक आता है। इन सब का मतलब है ये हमारे करंट एसेट्स हैं। थोड़ा और नीचे चलते हैं, ट्रेड और अकाउंट रिसीवेबल आते हैं, सन्ड्री डेटर्स होते हैं, डेटर होते हैं, और बुक डेट्स। बुक डेट्स और बेड डेट, कैन एनीबॉडी टेल मी द डिफरेंस? बुक डेट एंड बेड डेट्स। हाँ, सेम चीज हो गई? नहीं ना, ये तो परेशानी है। बोलो। हाँ, इररिकवरेबल डेटर्स। इररिकवरेबल डेटर्स को कहते हैं बेड डेट और बुक डेट कहते हैं डेटर्स को। बेटा बेड डेट का मतलब है वो डेट जिसका पैसा रिकवर ही नहीं हुआ, तभी तो बेड डेट बोला उसको। और अगर बेड डेट रिकवर होता है तो वो क्या होती है? वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम बन जाती है, बेड डेट रिकवर्ड की एंट्री बनती है। और बुक डेट होते हैं, हाँ बोलो। बैड डेटर, हाँ बैड डेटर भी बोल सकते हैं, बैड बुक डेट भी बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोला? बैड डेटर क्यों नहीं होता? वो डेटर जो पैसा रिकवर नहीं कर रहा है, ऐसे क्यों बोला? बैड डेटर वर्ड नहीं है, बैड डेट शब्द है। ठीक है? हाँ, बैड डेटर नहीं है। मतलब इधर से पांडे जी, क्या ये तो तकलीफ है यार बहुत ज्यादा। क्या आगे बढ़ते हैं? आवाज नहीं।
सनरी डेटर, डेटर या बुक डेट्स, फर्क पता चला बैड डेट और बुक डेट में? बुक डेट डेटर को ही कहते हैं, उनका सिनोनिम्स है। बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, दैट इज माय एसेट, करंट एसेट्स है। एक्रूड इनकम, करंट एसेट्स है। एडवांस एक्सपेंसेस, ठीक है, एडवांस एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कैरीड फॉरवर्ड, एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, ठीक है। और एक और उसके नीचे स्लैश करके लिख दीजिए क्या, अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, ये भी लिख दीजिए वहां पर इसी के आगे। एडवांस एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस इस जगह पे लिखिए, यहाँ ये रहा स्लैश करके, जहां लिखा ना अनएक्सपायर्ड, देखो ये अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, ऐसे ये लिखिए। ऑनलाइन में तो समझ में आ गया होगा ना, मैंने अभी करेक्शन करी है। गॉट इट? हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के नीचे इनकम ड्यू, उसके नीचे एडवांस एक्सपेंस है। इधर किया, उधर से बशर ने, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या चीज, आगे चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की, सेमी फिनिश्ड की, फिनिश गुड्स की, बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर पढ़ाया था, उसमें डिस्कशन किया था हम लोगों ने, और ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। अगर ये एसेट्स होती हैं, अगर हमारा इनपुट ज्यादा हो जाए आउटपुट के मुकाबले, बेसिकली क्या होता था ना, जब आपको जीएसटी सिखाया गया था तो जीएसटी को रिकॉर्ड करना पता था, जीएसटी को सेट ऑफ करना और राइट ऑफ करना नहीं सिखाया था। तो जब आपकी इनपुट जीएसटी ज्यादा होती है, आउटपुट जीएसटी कम होती है, तो जो इनपुट है आपके लिए क्या है, वो एसेट्स है, उसे फ्यूचर में आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसे एसेट्स बोलते हैं। वैसा वर्षा, अगर आउटपुट ज्यादा हो इनपुट कम हो तो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो वो एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा ऐसा, ताकि जब आप सीनियर क्लास में जाएं आपको परेशानी ना हो। बेटा ये एडजस्टमेंट वाले चैप्टर का बेस बन रहा है अभी। हाँ नहीं, हाँ वो जो हमने सेल करके आप आउटपुट कलेक्ट करते हो ना, हाँ वो आपको इनपुट के अगेंस्ट एडजस्ट करनी पड़ती है। अगर आउटपुट ज्यादा, जैसे मान लो आउटपुट जीएसटी आपका 2 लाख रुपए का था, इनपुट 1 लाख का था, तो 1 लाख आप सरकार को दोगे ना, इट इज लायबिलिटी। अगर आपका इनपुट 2 लाख का और आउटपुट सिर्फ 1 लाख का है, तो 1 लाख आपके पास रहेगा ना, वो एसेट्स है। क्या बोली? हाँ बताया था मुझे निमिषा ने अभी, एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बोला था, और इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, क्लास 12 के साथ क्लास 12 को इश्यू ऑफ शेयर्स जो चैप्टर है ना, उसको ढंग से रिवाइज कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग, एक परेशानी पता क्या होती है, जब जब मैं बुलाता हूँ तब तक तुम लोग आते नहीं हो। कर ले बेटा, कर ले मस्ती, कोई बात नहीं। आगे आगे आगे, विल डिस्कस इट आफ्टर द क्लास। नॉन करंट एसेट्स में आपके पास आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनीज। 4 साल के लिए, 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म होल्डिंग करके रख ली है ना, लॉन्ग टर्म होल्डिंग करके रख ली थी। लोन डेबिट, लोन गिवन टू XYZ, किसी भी कंपनी को, XYZ को, किसी को भी आपने लोन दे दिया, बोलो क्या है, लॉन्ग टर्म। अच्छा सुनो, तुमने मान लो MRF टायर के शेयर खरीद लिए, हालांकि आउट ऑफ रीच है, वो खरीदना बड़ा मुश्किल है उनको, पर फिर भी खरीद लिए, समाओ 100 शेयर खरीद लिए 65 लाख रुपए में, मालूम है 65,000 का कम से कम एक शेयर है वो। हाँ तो 100 शेयर 65 लाख में खरीद लिया आपने, और 65, अब तो एक भी बीच में तो 78,000 हो गया था, खरीद लिए और आपने होल्ड करके रख लिया उनको 5 साल के लिए, उसे लॉन्ग टर्म होल्डिंग बोलते हैं, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे आपके। होल्ड मतलब बेचते नहीं है ना उसको, नहीं बेचना, हाँ बाद में देखेंगे, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लूज टूल्स, इक्विपमेंट्स, लूज टूल्स आपके छोटे मोटे हो जाए, प्लास, पेचकस, हथौड़ी, स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह लूज टूल्स होते हैं। इक्विपमेंट होते हैं आपके वो इक्विपमेंट जो आपके प्रोडक्शंस या आपकी और चीजों में काम आने वाले होते हैं। फर्नीचर, जिस पे आप बैठे हैं, फर्नीचर है। फिक्चर्स, ये लगे हैं जो एसी वेसी सब, बोर्ड ये सब फिक्चर्स हैं, वो स्पीकर वगैरह क्या फिक्चर्स हैं।
फिटिंग्स, वो जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस लगे हैं वो फिटिंग्स कहलाती हैं, उनको फिटिंग्स कहते हैं, वो भी एसेट्स होती हैं आपकी। आगे बढ़े थोड़ा सा। हॉर्सेस एंड कार्ट्स, घोड़ा और गाड़ी। पहले जमाने में जब आप डिलीवरी करने के लिए घोड़ा गाड़ी तांगा वगैरह रखते थे ना, तो हॉर्सेस और कार्ट्स आपकी एसेट्स ही कहलाती थी। लाइव स्टॉक, कुत्ता गधा घोड़ा बकरी बंदर, ये जो आपने पाले होते हैं ना, पोल्ट्री फार्म वाले होंगे तो उनकी उनकी मुर्गियां होंगी, ठीक है। अब अर्नब है, जैसे बकरियों का या भैंसों का तबेला है, उसकी भैंसें हैं, तो क्या कहलाएगा वो? लाइव स्टॉक कहलाएगा, ठीक है। फिशरीज हैं, मछलियां हैं, छोटी छोटी मोटी मोटी पतली पतली, वो सब क्या कहलाएंगे इनकी? लाइव पोल्ट्री फिशरीज एक्सेट्रा। व्हीकल, मोटर कार, डिलीवरी वैन। अब आइए जरा देखते हैं रेलवे वैगन्स एंड कंटेनर्स, तो आपको समझ में आता होगा। रेलवे वैगन्स देखे किसी ने? अबे मालगाड़ी देखी है? मालगाड़ी के डब्बे जो होते हैं उन्हें वैगन्स बोलते हैं, ठीक। हाँ वैगन्स, ठीक है, प्लूरल और सिंगुलर। रेलवे साइडिंग्स क्या होते हैं जरा समझते हैं। क्या कोई व्यक्ति कभी दिल्ली में आईटीओ की तरफ गया? राजघाट की तरफ गए होंगे। राजघाट में एक थर्मल पावर स्टेशन है, रिंग रोड के साथ साथ थर्मल पावर स्टेशन है। कभी ध्यान से देखेंगे गाड़ी के किनारे से देखते हुए, तो आपको दिखेगा उस थर्मल पावर स्टेशन में ना रेल की पटरियां आ रही हैं दूर से कहीं से, ठीक है। थर्मल पावर स्टेशन में चाहिए होता कोयला। अब कंपनी क्या करती है, थर्मल पावर स्टेशन वाली कंपनी, वो कोयला मंगाती है बिहार से, उड़ीसा से, झारखंड से, यहाँ से मंगाती है कोयला। वो रेल से आता है, ट्रकों में तो आएगा नहीं कोयला, क्योंकि उसकी कैरियज कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो वो कोयला पहले रेलवे स्टेशन में जाएगा, फिर वहां से अनलोड होगा, फिर फैक्ट्री में आएगा, तो इट विल टेक कॉस्ट एंड टाइम। तो उन्होंने क्या कर दिया, रेलवे लाइन से जोड़ती हुई एक नई लाइन बना दी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की परमिशन लेकर। और वो रेलवे लाइन में पूरी की पूरी रेलगाड़ी कहाँ जाती है? पावर स्टेशन के पास आ जाती है। वहां से गाड़ी में कोयला अनलोड होता है, खाली गाड़ी वापस चली जाती है। अब समझिए, वो जमीन जो कहाँ रेलवे लाइन से शुरू हो रही है, जो कि जनरली आपने देखा होगा लाल किले के पास से पुराने लोहे के पुल, वहां से वो कटती है वो गाड़ी, वहां से वो रेलवे लाइन कटती है, और करीब करीब 2-3 किलोमीटर के एरिया को पार करके फिर वो पावर स्टेशन पे जाती है। उसको रेलवे साइडिंग्स बोलते हैं, रेलवे साइडिंग्स, ठीक है। रेलवे की जमीन नहीं है वो, सरकारी जमीन है वो, आपकी प्रॉपर्टी है। आपने रेलवे लाइन से लेकर अपनी फैक्ट्री तक सामान लाने के लिए पटरियां बिछा दी, उन्हें रेलवे लाइंस कहते हैं। वैसे प्राइवेट सड़क बनाना, प्राइवेट रेलवे लाइन बनाना अलाउड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन विद द परमिशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आप कर सकते हैं काम। वरना, और देखो एक बार रेलवे पटरी बनाने का खर्चा है ना आपका, सोचो कितना लगेगा आपको। और आपने देखा ना मालगाड़ी कितनी बड़ी होती है, पैसे है क्या चीज? हाँ, नहीं बना सकते रोड आप, नहीं। मैं बताता हूँ, खली भाई साहब का नाम सुना होगा। वो हिमाचल के एक दूर दराज के गरीब गांव से आते थे, सरकार ने वहां बनाई नहीं, उसने खुद 5 करोड़ रुपए खर्च करके मेन रोड से अपने गांव तक के लिए सड़क बना दी पक्की, खली भाई साहब ने। फिर क्या, सड़क बन गई उसके गांव में, फिर क्या मतलब है, गाड़ियां आती जाती हैं। अरे यार समझ तो ले बात को, सरकार के पास फंड नहीं होते हैं और सरकार की प्रायोरिटी, एक गांव में मान लो 15 वोटर हैं, सरकार क्यों जाएगी भाई वहां सड़क बनवा के? तो या तो लोग खुद इनिशिएटिव लें भाई। जो सड़क बनाने के लिए जमीन लगती है वो तो गांव वालों की जमीन होती है ना, सरकार उस जमीन को एक्वायर करती है, उसका कंपनसेशन देती है, फिर सड़क बनाती है। तो खली के गांव वालों ने क्या करा, जमीन दी, खली ने पैसे लगाए, सड़क बन गई। ऐसा हो जाता है, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है सरकार की, वो भी बिना परमिशन के नहीं होता है। आपको सरकार को इंटीमेट, पंचायत का प्रधान होता है, इंटीमेट करता है कि भाई हम अपने गांव में सड़क बनाने वाले हैं, और लोकल विधायक से एंडोर्स कर, लोकल एमएलए से एंडोर्स करा के देन यू कैन हैव। आप क्या करें, सरकार का काम आसान कर रहे हैं ना भाई। आइडियली सरकार को सड़क बनानी चाहिए, इट इज द राइट ऑफ योर विलेज टू गेट अ रोड, लेकिन पहाड़ों में सड़क बनाना मुश्किल काम होता है। इसी तरह से क्या होता है, जैसे कुछ लोगों ने मसूरी में, नैनीताल में अपने इंडिपेंडेंट हिल्स खरीदे हुए छोटे छोटे से, उस पे जो प्राइवेट प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अब प्राइवेट प्रॉपर्टी में हेलीपैड बनाऊं या सड़क बनाऊं, पर मुझे सरकार को बताना होता है, इंटीमेट करना होता है, और उसके बाद बेटा सरकार को बताना पड़ता है और उनसे परमिशन। तो फिर पता क्या हुआ, मैं थोड़ा सा इसको बंद करूं जरा, मैं बताता हूँ। चलिए, रेलवे साइडिंग्स इज क्लियर। इसके बाद आती है प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड, फ्री होल्ड लैंड एंड लीज होल्ड लैंड। ये क्या क्या चीज होती होगी, लीज होल्ड लैंड एंड फ्री होल्ड? हाँ 99 ईयर के लिए आपको नोएडा में जितनी भी प्रॉपर्टी आपकी है, आपके पेरेंट्स चाहे जितना मर्जी शोर मचा लें, 99 ईयर्स के लिए है वो। 99 ईयर्स के बाद दे आर टू बी सरेंडर टू द नोएडा अथॉरिटी, खत्म। हाँ, सरकार का रूल है, वो जो चाहे। हाँ 99 के बाद, जनरेशन के बाद खत्म, खत्म। 99 के बाद that will be again given back to the Noida authority. Noida authority will decide the fate of your family and your ancestral property.
परचेज तो कर ली ना आपने, सुनो, लीज परचेज है वो, आपको जो घर मिला होगा वो 99 ईयर के लिए मिला होगा, लेकिन 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 जैसे ही नोएडा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन जाएगी, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन जाएगी तब वो फ्री होल्ड करा सकेंगे कुछ अमाउंट देके, और उसके बाद आपको हाउस टैक्स देना पड़ेगा। अभी नोएडा में कोई हाउस टैक्स नहीं देता है, मालूम है? दिल्ली में हाउस टैक्स होते हैं, नोएडा में हाउस टैक्स नहीं है, क्योंकि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में फ्री होल्ड है घर सारे, ठीक है जी। यहाँ हाँ हाँ, लीज के बाद रिन्यू कराओ, सरकार की मर्जी, रिन्यू करे ना करे, हाँ वो सरकार की प्रॉपर्टी है। पर मैंने कहा हाँ, नहीं अगर लीज खत्म होगी तो भाई, लीज खत्म होगी तो खत्म। Government has given that house, that plot, that land to you on lease of 99 years. As soon as lease is over, that property will again go back to the Noida Authority, and that is their, है जी, किसी की बात नहीं सुनते। वो भी तब तक होगा जब तक लीज चल रही है। अगर लीज खत्म हो चुकी है उस प्रॉपर्टी, हालांकि नोएडा शहर ही इतना पुराना नहीं है, वो तो अभी 99 के बाद होगा क्या डिसाइड करना है, लेकिन तब तक कोशिश की जाएगी कि नोएडा को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ नोएडा बना दिया जाए, नोएडा अथॉरिटी से। हाँ है तो क्यों छोड़ के आई दिल्ली? चलो कोई बात, तुम अपना घर खरीद लेना वहां पर। अरे ठीक है यार, तुम काम की बात करो, आगे चलते हैं हम। अच्छा, प्रीमाइसेस एंड बिजनेस प्रीमाइसेस, जनरली बोला जाता है कि नो वन इज अलाउड टू गो आउट ऑफ स्कूल प्रीमाइसेस विदाउट परमिशन फ्रॉम स्कूल अथॉरिटीज। प्रीमाइसेस मतलब दैट कंपाउंड, बिजनेस प्रीमाइसेस बिजनेस का कंपाउंड, बिल्डिंग और बिल्डिंग की चार दीवारी, उसको प्रीमाइसेस बोलते हैं। कई बार सिर्फ प्रीमाइसेस लिखा रहता है, वो भी एसेट्स होती है हमारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, फॉर्मूले, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब क्या आपकी हैं? इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ये जो ऑर्डर आपने देखा, इट इज ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। अगर मैं इसे फ्लिप कर दूं, ऊपर नॉन करंट डाल दूं, नीचे करंट डाल दूं, तो ये क्या बन जाता है? ऑर्डर ऑफ परमानेंस। चलिए जरा लाइबिलिटीज की शक्ल देखते हैं, कौन कौन सी लाइबिलिटीज है हमारे पास। आइए, बैंक है, बैंक के ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा है या बैंक ओवरड्राफ्ट है, इट इज लाइबिलिटी। और आगे चलते हैं। क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेबल। अगर आपका आउटपुट एक्सीड कर जाए इनपुट, तो वो भी करंट लायबिलिटी कहलाता है आपका। एडवांस इनकम या अनअर्न्ड इनकम, दैट इज आल्सो करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज, लोन, क्रेडिट या लॉन्ग टर्म लोन, या लोन टेकन फ्रॉम XYZ, किसी लोन टेकन फ्रॉम विधि, लोन टेकन फ्रॉम अर्नव, लोन टेकन फ्रॉम SS एंटरप्राइजेस, लॉन्ग टर्म वाले लोन इस तरफ चले जाते हैं। मॉर्गेजेस, मॉर्गेजेस क्या होता है? किसी चीज को गिरवी रखकर आपने कोई लोन ले लिया, मॉर्गेज कहते हैं उसको। ये भी आपके क्या होते हैं? along with interest if any। reserves and surplus, आपने पढ़ा था reserves, reserve fund, workman compensation reserve, workman compensation fund, investment fluctuation reserve, investment fluctuation fund, profit and loss का credit balance, ये undistributed profit है, इसे surplus बोलते हैं। undistributed profit का नाम होता है surplus। reserves and surplus, ये भी कहाँ जा रहा है? किधर दिख रहा है आपको? नॉन करंट लायबिलिटी की कैटेगरी के अंदर ही, मतलब बेसिकली नॉन करंट लायबिलिटी में रिजर्व सरप्लस को हम अलग से करके दिखाते हैं। नीचे आ जाते हैं आपके पास प्रोविजंस। प्रोविजंस शॉर्ट टर्म भी होते हैं। कौन से प्रोविजन? प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये सब आपकी क्या है? इनको प्रोविजन की कैटेगरी में डाला जाता है और ये लायबिलिटीज की कैटेगरी में जाते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं। नीचे आपने देखा होगा कैपिटल, याद है अकाउंटिंग क्वेश्चन? कैपिटल के अंदर क्या जोड़ते थे? एडिशनल कैपिटल जोड़ते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ते थे, प्रॉफिट जोड़ते थे, ड्रॉइंग्स माइनस करते थे, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस करते थे, लॉस अगर हो तो वो माइनस करते थे। अगर कहीं आ जाए लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, व्हाट इज दैट? ड्रॉइंग्स। अगर कहीं आ जाए क्या? इनकम टैक्स, वो भी क्या है? ड्रॉइंग से। ध्यान से समझना, इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस बोला तो, अरे इनकम टैक्स ओनर की होती है, ओनर की इनकम पे टैक्स बिजनेस क्यों भरेगा? ड्रॉइंग्स कहलाता है। और ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस, बेटा हम तो सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स तो कंपनी पे लगता है, तो वो तो आएगा ही नहीं इसकी बैलेंस शीट में। हम तो बैलेंस शीट सोल प्रोप्राइटर, बिजनेस का टैक्स जो होता है, तो बेटा म्यूनिसिपल टैक्सेस दिया ना, रेट्स दिया ना आपने, नहीं दिया? वो था कुछ खास बात? एनीथिंग विच कैन एनलाइटन अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? अच्छा ठीक है, आफ्टर द क्लास यू कैन डिस्कस दैट। आइए अब मैं आपको याद दिलाता हूं,
बचपन में मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाई थी। अरे 11th का बिगिनिंग बचपन ही तो था, पढ़ाई थी अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन कराते समय मैंने कुछ फॉर्मूले, कुछ चीजें डिस्कस कराई थी आपके साथ, और मैंने कहा था कि ये ना बाद में जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब काम आएगा। आइए सीखते हैं उन चीजों को। उसका अच्छा खासा इस्तेमाल है। 3 नंबर का क्वेश्चन आपका, जो मैं कंटेंट आप पढ़ाने वाला हूं उससे रिलेटेड आएगा। ठीक है, 3 नहीं आते ना बेटा, जब हम बैलेंस शीट बना देंगे तो प्रेजेंटेशन करना आता है। कुछ स्कूल्स में पता है क्या करते हैं टीचर, कि भैया तुम बैलेंस शीट बनाओगे, नॉन करंट करंट असेट्स की कैटेगरी और सब कैटेगरी पकड़ के बनाओगे। कुछ स्कूल्स में ऐसा करवाते हैं, मैं नहीं करवाता। देयर इज नो नीड फॉर दैट। देयर, वो 12th में जरूरी होता है। 12th में भी कंपनी में जरूरत है, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में कोई जरूरत नहीं होती है ऐसा करके। अब चलिए जरा देखते हैं कुछ फॉर्मूले जिन्हें हम रटेंगे नहीं, जिन्हें हम रिकॉल करेंगे। सिर्फ कुछ फॉर्मूले, जो बच्चे नए हैं वो देख लेंगे, जो पुराने हैं वो वैसे नए और पुराने सब बराबर हैं, क्योंकि मेरे पुराने वाले बच्चों का एक मंत्र है ओम नमः और सफा चट्टा है। हाँ, सब साफ। तो देखना, भी पूछूंगा, देखो जवाब दिखेंगे आपको। तुम टाइम पे आ जाओ तो गनीमत है ना। हाँ, देखिए जरा, और इसको नोट नहीं करना है, ये यहाँ इस शीट के पीछे दे रखे हैं। हाँ बोलिए, क्या चीज? नहीं, जो लिखना वो, और जो बोलूंगा, जो नहीं लिखना उसको नहीं लिखना है। मैं मोस्ट ऑफ द चीजें जो है ये वाली करवाऊंगा, ये वाली, ये आपके नोट्स में है। देयर इज नो नीड टू राइट इट, और सिस्टमेटिकली लिखी हुई है। लिखना तब है जब बोलूंगा, अदरवाइज नहीं। अभी समझना है, सिर्फ फोकस करिएगा। ये जो एक्सप्रेशन है एक्सपेंसेस, इसको नोट कर लेंगे। एक्सपेंसेस 2 तरह के होते हैं। एक को हमने बोला डायरेक्ट। आई होप नाउ यू हैव एन आइडिया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट। आप कभी देखेंगे अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ जब बात करेंगे, दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे और ये शीट को ध्यान से देखेंगे 1-2 बार, तो देन यू विल रियलाइज कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्लैरिफिकेशन हमने अच्छे से ले रखा है। कैंडी क्रश खेल रहे ना बेटा? हाँ, अच्छा ठीक है। डायरेक्ट और क्या, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट की 2 कैटेगरीज होती हैं। एक हम बोलते हैं क्या, ऑपरेटिंग, और एक बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, ये ऑपरेटिंग की भी हमने 3 कैटेगरी आपको बताई थी ना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। दूसरा हमने बताया था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा बताया था अदर एक्सपेंसेस। इसी तरह से इनकम 2 तरह की होती है। एक को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट, डायरेक्ट इनकम, या ऑपरेटिंग। हाँ लिख लो इसको, ऑपरेटिंग। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने में लेके चल रहा हूं ना, ये 12th क्लास में कम से कम 5 बार, मतलब 5 अलग अलग चैप्टर में इसे यूज करवाऊंगा आपको। ये वाला डायरेक्ट, ऑपरेटिंग और इनडायरेक्ट नॉन ऑपरेटिंग, और नॉन ऑपरेटिंग के अलावा अदर इनकम भी बोलते हैं। 3 अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसको सेल्स बोलते हैं, सेल्स। ये स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। मुझसे पूछो क्या पूछना है। इधर ले आओ चेयर, इधर। अच्छा, आई ट्राई, देखता हूं करके। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अदर एक्सपेंसेस। डायरेक्ट यानी कि ऑपरेटिंग या सेल्स बोलते हैं इसको हम लोग, और इनडायरेक्ट मतलब नॉन ऑपरेटिंग या अदर इनकम है। ये हमारे पास है। चलें आगे थोड़ा सा, आइए देखते हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। लिखने की जरूरत नहीं, इट इज देयर। ग्रॉस प्रॉफिट है, देयर इज नो नीड, वो नोट्स पे दे रखा है, कुछ मत लिखिए, समझिए सिर्फ। ग्रॉस प्रॉफिट होता है माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें से नेट सेल्स जो होती है, लिखा हुआ नोट्स में, चतुर मत बनो, सेल्स रिटर्न ऐसे करके होती है। और टोटल सेल्स जो होती है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स होती है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होती है ओपनिंग स्टॉक
प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। याद है इतना लंबा चौड़ा क्यों करवाया? सिर्फ इसीलिए कि डायरेक्ट एक्सपेंस आपको पता चले ना, यू कैन रिकॉग्नाइज डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अदरवाइज दिक्कत होती है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब बचपन में मैंने पढ़ाया था कि इन तीनों का टोटल ये बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होता है। आपके पास 1 लाख रुपए का स्टॉक था, मान लो सपोज मान लो मैं, आपके पास 4 लाख का स्टॉक था, 7 लाख का आपका क्या था, नेट परचेजेस था, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके मान लो 8 लाख के थे। तो 8 और 7 15 और 4 19 लाख रुपीस। 19 लाख रुपीस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जो भी आपने सामान प्रोड्यूस किया उसकी कॉस्ट थी। 19 लाख में से सपोज 2 लाख रुपीस का सामान आपका बिका ही नहीं। भाई आपने 19 लाख का सामान बनाया, अनन्या चतुर्वेदी ध्यान दीजिए, 19 लाख आपकी बनाने की कॉस्ट आई और बाद में पता चला कि 2 लाख रुपए का सामान तो बिका ही नहीं आपका। तो कितने का सामान बिका? 17 लाख का सामान बिका ना। जो सामान खरीदते हो आप, वेदर रॉ मटेरियल या स्टॉक इन ट्रेड, कुछ भी खरीद ले, वो सब परचेज वो कहलाती। क्या कह रहे हो? 19 तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस है, 2 लाख स्टॉक माइनस कर दूंगा तो 17 लाख इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स नॉट सोल्ड। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स नॉट सोल्ड होता है। याद है चैप्टर अकाउंट? नहीं, तुम लोग तो नहीं आए थे, कुछ लोग जो पुराने थे उनको मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन बताया था, इसलिए मैं डिटेल में लेके चल रहा हूँ। अब एक चीज समझिए जरा, यहाँ पर ये होने के बाद मेरा जो आंसर निकल कर आया, कितना निकल कर आया? 8 7 15 4 19 और 2 कितना हो जाएगा? 17 लाख। दिस इज माय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जरा देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नेट परचेजेस किसके बराबर होंगे? कोई बताए मुझे जरा। कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस, और ये हमारे पास होती है टोटल परचेजेस। ये क्या होती है? टोटल परचेजेस। देयर इज नो नीड टू राइट इट, सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है। और नेट परचेजेस जो होती हैं वो कैसे निकलती हैं? टोटल परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न। देयर इज नो नीड टू राइट इट, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये वाला पार्ट, तो मैं इसे हटा रहा हूं क्योंकि मुझे ऊपर वाले पोर्शन पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने। देखिए अब सीधा सा फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेज जोड़ी जाए, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस कर दिया जाए और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया जाए, तो यू विल गेट व्हाट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अच्छा जरा देखो ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से कितना ज्यादा है? 17। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से कितना ज्यादा? एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक इज हाउ मच? 2 लाख। तो देखिए एक फॉर्मूला और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्लस क्या? एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। जरा देखिए कि ये फॉर्मूला चलता ही नहीं चलता। व्हाट इज नेट परचेज यहां पर? 7 लाख। व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस हियर? 8 लाख। और एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग कितना? 2 लाख। व्हाट वैल्यू यू गॉट हियर बताइए? 17 लाख। क्या आपका आंसर मैच कर रहा है? दिस इज अदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कुछ इलॉजिकल नहीं है। हमने क्या करा? स्टॉक का कंपैरिजन कर लिया। स्टॉक, हाँ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी होती है कई बार ऐसा। एक और कंसेप्ट याद है, ट्रायल बैलेंस जब आप पढ़ रहे थे, तो जैसे इसने मुझसे रौनक ने पूछा था कि सर एडजस्टेड परचेज क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक को अगर मैं परचेज में से माइनस कर दूं, ठीक है, एडजस्ट कर दूं, तो वो एडजस्टेड परचेज कहलाती है। भाई हमारा फॉर्मूला तो ये है ना, हमने पूरे के टोटल में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को परचेज से एडजस्ट कर देता हूं तो वो एडजस्टेड परचेज कहलाती है। और ऐसा करने के बाद जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख जाएगा और बैलेंस शीट में सिर्फ एक जगह पे जाएगा, बैलेंस शीट में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा। इस पर मैं और डिस्कशन डिटेल में लेके चलूंगा, अभी उसको मत देखिए, यहां ध्यान दीजिए। सो यू गॉट फॉर्मूला नंबर 1 की ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, यू गॉट फॉर्मूला नंबर 2 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलती है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का निकालने का एक फॉर्मूला आपने और सीखा।
थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन के अंदर। देखिए, अगर मैं बोलता इसको 7 लाख, अब बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी? माइनस, फिर कैसी बात कर रहे हैं यार, माइनस कैसे हो जाएगी? 8 और 7 15 और 4 19 में से 7 चला गया तो कितनी होगी कॉस्ट? 12 लाख हो जाएगी ना? एग्रीड और नॉट? चलिए देखें जरा, होल्ड करिए, हो गया ठीक है। चलो जरा देखें, अगर मैं इसको बोलूं ऐसा क्या कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्या, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। तो क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे? गलत लिखा है सही लिखा बताइए? क्लोजिंग स्टॉक इज 7 लाख नाउ, क्लोजिंग और ओपनिंग का कंपैरिजन करता हूं तो क्लोजिंग ज्यादा दिख रहा है, ओपनिंग ज्यादा दिख रहा है? क्लोजिंग इज -7, ओपनिंग इज व्हाट ओनली 4, विच इज हायर, क्लोजिंग इज हायर, नेगेटिव पोर्शन इज हायर। तो यहां इसके साथ क्या होगा, माइनस हो जाएगा ये वाली वैल्यू, और आपका आंसर क्या बनेगा? 7 लाख प्लस 8 लाख माइनस कितना, 7 - 4 कितना, 3 लाख। व्हाट इज योर आंसर नाउ? 12 लाख। समझ पा रहे हैं? तो क्या हमेशा हमें सीधा फॉर्मूला मिलेगा? नहीं मिलेगा कि भाई ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, नहीं। ऐसा भी क्वेश्चन में चीजें दे रखी होती हैं कि एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग दे दे, तो ध्यान रखिएगा ओपनिंग ओवर क्लोजिंग जो है प्लस होगी, और क्लोजिंग ओवर ओपनिंग क्या होगी, वो माइनस होगी। एंड यू गॉट द रीजन ऑल्सो। ठीक है, तो आपको क्या हुई, आपको एक तो ये पता चला और आपको ये पता चला। चलिए एक एक्सप्रेशन और देखते हैं अभी कैसे। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? पीछे से बताइए, अनन्या पांडे, अनन्या चतुर्वेदी, ठीक है ऐसा होता है ना ये वाला फॉर्मूला। अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, आई विल कीप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हियर और जीपी उधर भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल्स माइनस क्या, जीपी इज योर, अगेन यू गॉट अनदर फॉर्मूला। कर सकते हैं ना ऐसा? और ये फॉर्मूला एज इट इज क्लास 12th के सेकंड लास्ट चैप्टर जो सिलेबस उसमें एज इट इज छपे हुए फॉर्मूले वहां यूज हो रहे हैं, और इस चैप्टर में भी यूज होंगे। एक और चीज देखिए, बताइए जरा ग्रॉस लॉस किसके बराबर होता है, कोई मुझे बताए ग्रॉस लॉस। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ये है तो ग्रॉस लॉस क्या होता होगा? कैसे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नेट सेल्स, माइनस नेट सेल्स। इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इधर रहने दें और उधर कर दें तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर होगा, नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। यू गॉट अनदर फॉर्मूला। जरा नोट्स देखिए खोल के एक बार अपने, देखिए खोल के वो जो नोट्स अभी भेजे हैं आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोग, जरा खोल के देखिए लास्ट पेज में क्या, ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इज इट ओके विद एवरीवन? दिख रहा है लिखा हुआ? नेट सेल्स टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, या टोटल सेल्स इज कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ये भी दे रखा है। ग्रॉस लॉस किसके बराबर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नेट सेल्स के बराबर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेज क्या होता है, टोटल परचेज क्या होता है वो, या नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, या नीचे नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सेस ऑफ माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सब डिस्कस करें मैंने आपके सामने। या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के जितने भी पॉसिबल फॉर्मूले वो आपके सामने यहाँ पर आए। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड अब एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। खोलिए अपनी अपनी किताबें जरा एक बार, बुक्स खोलिए फटाफट से। रुक जा, यू नीड बैग। हाँ नींद आ रही है बेटा तुम्हें, समझ तो इसलिए नहीं आ रहा ना, आंखों में नींद है तुम्हारी, दिख रही है। कोई बात नहीं बेटा, नहीं समझ में आ रहा, कोई इतना बहुत बड़ी चीज नहीं है। अभी ये क्वेश्चन करते हैं, पता चलता है कैसे समझ में नहीं आता, नहीं आता। इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम। नोट्स अलग रख लीजिए और अपनी बुक खोलिए फटाफट से। 3 नंबर का क्वेश्चन श्योरली आएगा ये, 3 मार्क्स। ये ना, कोई बात नहीं, बता रहा हूं पेज नंबर।
बता रहा हूं, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 18.56, क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 18.56। कहाँ है, कहाँ है किताब तुम्हारी, कहाँ है? अब तो सब कुछ है, लेके देखिए 18.56, क्वेश्चन नंबर 70। क्या बोला था मैंने अभी? करो इसको जरा, क्वेश्चन 17 करिए इसको सॉल्व। इंफॉर्मेशन है पूरी, ऑनलाइन में इंफॉर्मेशन है आपके पास? ऑनलाइन वाले बोलते क्यों नहीं है कुछ? 17 तो उसका देख के कर लेगा ना, ये परेशानी है, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा। 18 पॉइंट कितना बोले? हाँ 56। 17 ascertain cost of goods sold from the following information। करो, क्या ऑनलाइन में क्लियर है क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन बोला मैंने? Yes, sir. ठीक है, करिए इसको फटाफट से।